माय हीरोइक हस्बैंड। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी शादी शहर के एक बड़े कपड़े के व्यापारी की बेटी के साथ हो जाती है और वो अपनी मेहनत और लगन के साथ इस कारोबार को बहुत ऊपर ले जाता है और एक बहुत मशहूर आदमी बन जाता है। इस कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम मिस्टर यिन है, वो एक काबिल बिजनेसमैन था। आखिर इसकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने जा रही है। के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी पानी की सतह पर तैरता हुआ नजर आता है। अचानक से वो उस पानी में गिर जाता है और उसकी रूह निकलकर एक और शख्स के जिस्म में दाखिल हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर वो अपने आप को एक बिस्तर पर मौजूद पाता है। वो सोचने लगता है कि मैं कहाँ हूँ। उसे अपने सामने एक मेड काम करते हुए दिखाई देती है। वो उस मेड से पानी मांगता है। मेड उसे देखकर पूछने लगती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। वो मेड उसे बताती है कि वो अपनी शादी की रात छत से पानी में गिर गया होता है, जिस पर मिस्टर यिन को फ़ौरन याद आता है कि किस तरह उसने ख्वाब में अपने जिस्म से रूह निकलकर किसी दूसरे जिस्म में दाखिल होते हुए देखा था। वो फ़ौरन अपने बिस्तर से उठता है और शीशा देखने लगता है। उसके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं होती, कोई ऐनक नहीं होती। वो सोचता है कि जो मैं ख्वाब देख रहा था वो असल में एक हकीकत थी। वो मेड से पूछता है कि मेरी बीवी कौन है, इस पर वो मेड उसे बताती है कि उसकी बीवी का नाम मिस टैनर है और तुम बहुत खुशकिस्मत हो जिसे मिस टैनर ने चुना। वो मेड उसे मिस्टर लिंग के नाम से पुकार रही होती है। मिस्टर लिंग उस मेड से अपनी बीवी के बारे में पूछता है, जिससे वो उसे बताती है कारोबार का सारा बोझ मिस टैनर के कंधों पर है। सो वो अपने कारोबार को देखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में गई है, जिस पर मिस्टर लिंग उसको जवाब देता है कि अपनी शादी से इम्पॉर्टेंट भी कोई बात हो सकती है किसी के लिए। मैं फ़ौरन इस औरत को तलाक देना चाहूँगा। उस मेड के बताने पर मिस्टर लिंग अपनी बीवी को देखने के लिए एमरलैंड हॉल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में लोग उसके कपड़े देखते हुए उसको अजीब अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अजीब आदमी है, अपनी शादी के कपड़ों में ही निकल आया है। लोगों से रास्ता पूछता हुआ एमरलैंड हॉल की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे कुछ लोग लड़ता हुआ दिखाई देते हैं। करीब से गुजरने वाले लोग उसे वहां से जाने से मना करते हैं, लेकिन वो उनको इनकार करते हुए उस लड़ाई वाली जगह पर जाता है। वहां जाकर वो ये देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उस बुरे लोगों से अकेले ही लड़ रही होती है। इस दौरान मिस्टर लिंग उस लड़की की फ़ोटोज़ लेता है। लोग हैरत से मिस्टर लिंग के फ़ोन की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि मिस्टर यिन की रूह एक सदी पुराने मिस्टर लिंग के वजूद में दाखिल हुई होती है और वहाँ फ़ोन का तस्वुर नहीं होता। वहाँ से वापस आकर मिस्टर लिन एमरलैंड हॉल में दाखिल होता है और वहाँ उसे याद आता है कि उसकी मौत से 20 साल पहले कैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा होता है। उसकी वजह उसकी बीमारी होती है, जिसे वो किसी को नहीं बताता। लेकिन 20 साल गुजरने के बाद भी वो उस लड़की को बुला नहीं पाया होता। उसकी याद में वहीं खड़े खड़े एक नज़्म लिखने लगता है। नज़्म ख़त्म होने पर वो पीछे देखता है। उसकी नज़्म कुछ लोग अपनी कॉपी पर नोट कर चुके होते हैं। शानदार, बेहतरीन, ये आवाज़ें आने लगती हैं। तुम वाकई एक बहुत अच्छे शायर हो, लोगों में से एक शख्स बोलता है। फिर हम देखते हैं कि एमरलैंड हॉल के एक और कमरे में स्टैनर कपड़े के व्यापारियों के साथ एक मीटिंग में मौजूद होती है। शाही खानदान में कपड़ा सप्लाई करने के लिए अपना प्रपोजल पेश कर रही होती है। वहीं मिस्टर लिंग कमरे में दाखिल होता है। अपनी मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करवा लेती है और शाही खानदान को कपड़े की सप्लाई का काम सू फैमिली की मिस टैनर और उसके हस्बैंड लिंग को मिल जाता है, जिस पर शाही खानदान को पहले कपड़ा सप्लाई करने वाला एक डीलर सख्त नापसंद करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिस्टर लिंग अपनी बीवी को गौर से देखता है। उसकी बीवी का चेहरा बिल्कुल उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जिसे उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में छोड़ा होता है। अगला दिन शुरू होता है। हर तरफ मिस्टर लिंग की शायरी की धूम मची होती है। उसकी शायरी अखबार में छप चुकी होती है। तरफ से आवाज़ें आ रही होती हैं कि सू फैमिली का दामाद बहुत अच्छा शायर निकला। फिर हम देखते हैं कि शहर का एक बहुत वेल नाउन शायर उस शायरी के बारे में अपने दोस्त से पूछ रहा होता है और पूछता है कि ये नज़्म किसने लिखी है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये नज़्म सू फैमिली के दामाद मिस्टर लिंग ने लिखी है, जिस पर वो उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाता। फिर हम देखते हैं कि जैंगलिंग शहर के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए होते हैं और शाही खानदान के आदमियों से लड़ने वाली लड़की को ढूंढ रहे होते हैं।
क्योंकि शाही खानदान के सिपाहियों को उस लड़की ने अकेले हराया होता है। इस बात पर पूरा शाही खानदान गुस्से से तिलमिला रहा होता है। उस लड़की को ढूंढने के लिए हर जगह की तलाशी ली जा रही होती है। इसी दौरान ऊपर एक इमारत पर वो लड़की खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग अपनी बीवी टैनर के पास बैठा होता है। टैनर उससे पूछती है कि तुम क्या मुझे तलाक देना चाहते हो, जिस पर वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे गलतफहमी हो गई थी। और वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही शक्ल की दो लड़कियां, मेरी महबूबा मुझे मेरी बीवी के रूप में मिल गई है। वो दिल ही दिल में अपनी पिछली ज़िंदगी में उसे छोड़ने पर बहुत शर्मिंदा होता है। वो सोचता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में इसका अजाला ज़रूर करूँगा। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग एक प्रॉपर्टी स्टेट वाली दुकान पर जाता है। वो अपनी बीवी के लिए एक घर खरीदना चाह रहा होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर एक घर मिस्टर लिंग को बहुत महंगे दामों फरोख्त करना चाह रहा होता है। जिसके बाद उस प्रॉपर्टी डीलर और मिस्टर लिंग की ख्याली लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें मिस्टर लिंग उस प्रॉपर्टी डीलर को कहता है कि तुम मुझे एक बहुत सस्ता सा घर इतने महंगे दामों फरोख्त कर रहे हो। और ये कहते हुए अपना बड़ा सा हथौड़ा उस डीलर के मुंह पर मारता है। हथौड़ा खाने के बाद उस डीलर के मुंह से खून आने लगता है और वो गिर जाता है। इसके साथ ही मिस्टर लिंग उस प्रॉपर्टी डीलर को कहता है कि अगर ये जगह इतनी ही महंगी होती तो इसे पहले ही शहर के बड़े बिजनेसमैन खरीद चुके होते। इसके बाद ख्यालों ही ख्यालों में मिस्टर लिंग उस डीलर पर रॉकेट से हमला करता है और इस तरह ये ख्याली लड़ाई मिस्टर लिंग जीत जाता है। जिसके बाद वो डीलर कम दामों में वो जगह मिस्टर लिंग को देने पर मजबूर हो जाता है। वो जगह खरीदने के बाद मिस्टर लिंग प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर चला जाता है। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि मिस टैनर एक शख्स के साथ खड़ी बात कर रही होती है, जिसमें वो शख्स कहता है कि कल की एमरलैंड मीटिंग में तुमने जिस व्यापारी के साथ अपने शोहर के लिए बहस की थी वो इसका बदला ज़रूर लेगा, सो हमें इसके लिए तैयार होना होगा। उसके साथ ही हॉल में मिस्टर लिंग दाखिल होता है और मिस टैनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। वो उसे कहता है कि मुझे कुदरत ने एक और मौका दिया है और तुम्हारी शक्ल में मैं कुदरत के इस मौके को दोबारा से खोना नहीं चाहूँगा। मिस टैनर उसकी बात सुनकर हैरान होती है और कहती है कि ये तो हमारी पहली मुलाकात है। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर लिंग चकरा जाता है और सोचता है कि जिस लड़की को भुलाने में मुझे 20 साल लगे, उस लड़की ने मुझे एक लम्हे में भुला दिया। और उसे कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये हमारी पहली ही मुलाकात है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर जोहान शाही खानदान के सिपाहियों के साथ हॉल में दाखिल होता है और मिस्टर लिंग को अरेस्ट करने की नीयत से वहां आता है। मिस्टर जोहान वो शख्स है जिससे एमरलैंड हॉल में मिस्टर लिंग के लिए उसकी बीवी टैनर ने बहस की होती है। वो इसे इसलिए अरेस्ट करने आए होते हैं कि उन्हें पता चलता है शाही खानदान के सिपाहियों के साथ लड़ने वाली लड़की को मिस्टर लिंग ने भगाने में मदद किया होता है। मिस टैनर अपने शोहर को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में मिस्टर लिंग मान जाता है कि उसने सच में ही उस लड़की को भगाने में मदद की है। इस तरह मिस्टर जोहान मिस्टर लिंग को अरेस्ट करवाता है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग ख्वाब देख रहा होता है जिसमें वो बिस्तरे मर्ग पर होता है और एक शख्स उसका गला दबाकर उसे मार रहा होता है। इसी दौरान जेल में मिस्टर लिंग को इस तरह लेटे देखकर एक शख्स उसके करीब आता है। वो समझता है कि मिस्टर लिंग इस दुनिया से जा चुका है। वो उसकी आंखें खोलकर देखता है। मिस्टर लिंग के जिस्म में कोई हरकत नहीं होती। उसके बाद वो उसे हिलाता है और समझता है कि वो तो सच में मर चुका है। इसके साथ ही मिस्टर लिंग अपनी आंखें खोलकर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी डर जाता है और भूत भूत चिल्लाने लगता है। मिस्टर लिंग उसे देखकर कहता है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ सो रहा था और तुमने मुझे मरा हुआ समझ लिया। इसके साथ ही सीन बदलता है। हम देखते हैं कि मिस टैनर अपने शोहर को जेल से निकालने के लिए पैसे जमा कर रही होती है। उसके साथ ही कमरे में मेड दाखिल होती है और पूछती है कि मिस, क्या आपको लगता है कि ये रकम मिस्टर लिंग को बचाने के लिए काफ़ी होगी? जिस पर मिस टैनर जवाब देती है कि पता नहीं, सिल्क खरीदने के बाद
जितने पैसे बचे थे वो मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पैसे मिस्टर लिंग को छुड़ाने के लिए काफ़ी होंगे। इसके साथ ही मिस टैनर अपने हाथ में पहना हुआ कंगन उतारकर उस पैसों वाले बॉक्स में रख देती है और उसके बाद वो अपने कानों के बुंदे भी उतारकर उस बॉक्स में रख देती है। ये देखकर वो मेड कहती है कि मैं भी मिस्टर लिंग को छुड़ाने में मदद करना चाहती हूँ, और वो अपना भी जेवर उतारकर उस बॉक्स में जमा कर देती है। ये देखकर मिस टैनर उस मेड को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन वो मेड जवाब देती है कि नहीं मेरी लेडी, ऐसा नहीं है, ये सब आपका ही दिया हुआ है। अगर अब आपको ज़रूरत है तो मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। ये देखकर मिस टैनर अपनी मेड का बहुत मशकूर होती है। मिस टैनर और उसकी मेड वो सब पैसे लेकर जेल की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमें देर हो गई तो वो लोग मिस्टर लिंग को मार देंगे। जैसे ही वो लोग जेल में दाखिल होते हैं तो वो मिस्टर लिंग को आज़ाद खड़ा हुआ पाते हैं। फिर सीन आधे घंटे पहले चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि सिपाही मिस्टर लिंग को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे होते हैं। मिस्टर जोहान सबूत के तौर पर मिस्टर लिंग का फ़ोन, पैसों वाली पोटली और कुछ एग्रीमेंट पेपर मिस्टर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। वो मजिस्ट्रेट मिस्टर लिंग का फ़ोन उठाकर देखता है और कहता है कि ये क्या है, शायद ये कोई हथियार है। जिस पर मिस्टर जोहान जवाब देता है कि हो सकता है ये बहुत ख़तरनाक हथियार हो और जिसको छूने से इंसानों की मौत वाक़या हो सकती हो। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर लिंग हंसने लगता है और जमाइयाँ लेते हुए कहता है कि लोगों, ये कोई हथियार नहीं है, ये तो मेरा फ़ोन है। उसकी बात सुनकर मजिस्ट्रेट गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कोर्ट में बोलने की, और मिस्टर लिंग को 20 डंडे मारने की सज़ा सुनाता है। अभी उसे लिटाकर डंडे मारने ही लगते हैं कि अचानक मजिस्ट्रेट के हाथ में वो एग्रीमेंट पेपर लग जाता है। वो उसे देखते हुए कहता है कि रुक जाओ, अभी ना मारना। उस एग्रीमेंट पेपर पर शाही ख़ानदान की मुहर लगी होती है। वो पेपर शाही ख़ानदान को सिल्क की सप्लाई के लिए होते हैं। मजिस्ट्रेट कहता है कि अगर हमने मिस्टर लिंग को कोई नुकसान पहुंचाया तो हम क्वीन के सामने जवाबदेह होंगे। जिस पर मिस्टर जोहान मजिस्ट्रेट को भड़काते हुए कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये कागज़ नकली हों, और उन पेपर्स को चेक करवाने के लिए साथ वाले कमरे में भिजवा देता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट मिस्टर लिंग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि माफ़ कीजिएगा, हमें शायद कोई गलतफहमी हो गई है। हालात का रुख बदलते देखकर मिस्टर जोहान एक और चाल चलने की कोशिश करता है और कहता है कि हो सकता है इसके पीछे मिस टैनर सू का हाथ हो। इसके लिए हम सज़ा के तौर पर सू ख़ानदान के फैमिली बिजनेस को जब्त कर लिया जाए। जिस पर मिस्टर जोहान कहता है कि तुम्हारा ऐसा कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर जोहान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद सीन बदलता है। मिस्टर लिंग अपनी बीवी टैनर और उसकी मेड के साथ बैठा होता है। मिस्टर लिंग की कहानी सुनकर उसकी मेड कहती है कि वाओ मिस्टर लिंग, आप तो बहुत ही अमेजिंग हैं। जिस पर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो किस्मत की बात है। जिस पर मिस टैनर जवाब देती है कि वाकई तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है और किस्मत अच्छी होना भी नसीब की बात है। इसके बाद मिस्टर लिंग अपनी बीवी मिस टैनर से कहता है कि अब तुम्हें अपने कारोबार के बारे में और भी एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि कुछ और भी लोग हैं जो तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदानी कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिसे सुनकर मिस टैनर कहती है कि तुम कैसे शोहर हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ लेकर आई, लेकिन तुम उसे यहाँ बिज़नेस की नसीहतें कर रहे हो। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर किन अपनी बीवी को देखने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग बाज़ार से गुजर रहा होता है। वहाँ वो एक बोने आदमी को देखता है। बोना आदमी बहुत दिलचस्प बातें करता हुआ है। उसके सामने एक लड़की डांस कर रही होती है, जिसे देखकर वो बोना आदमी मिस्टर लिंग को कहता है कि ये मेरी बीवी है। मैं इसके बारे में बहुत ख्वाब देखता था कि मेरी इससे शादी हो जाए, और देखो मेरा ख्वाब सच हो गया। जिस पर मिस्टर लिंग कहता है कि क्या ख्वाब देखने से और उन पर यकीन रखने से वो ख्वाब पूरे हो जाते हैं।
तो वो बौना आदमी उसे कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें अपने ख्वाबों पर यकीन है तो वो ख्वाब ज़रूर पूरे होते हैं। इस पर मिस्टर लिंक उस बौने आदमी को कहता है कि मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब है। जिस पर वो बौना आदमी कहता है कि तुम सीधा जाकर राइट चले जाओ, तुम्हारी मदद हो जाएगी। उसके बाद मिस्टर लिंक उस बौने आदमी के बताए हुए एड्रेस की तरफ चला जाता है और गाते हुए उस लड़की के घर के बाहर खड़ा हो जाता है जिसने शाही ख़ानदान के सिपाहियों पर हमला किया होता है। मिस्टर लिंक को देखकर वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो? जिस पर मिस्टर लिंक जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और उस बौने आदमी के बारे में बताता है कि मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ और मुझे उस आदमी ने आपके पास भेजा है। वो लड़की जवाब देती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर मार्शल आर्ट सिखा सकती हूँ, अगर तुम मेरे हाथ से ये फल छीनने में कामयाब हो जाओ। उसकी बात से मिस्टर लिंक रजामंद हो जाता है और दोनों में उस फल को लेने के लिए भागदौड़ शुरू हो जाती है। आखिर में मिस्टर लिंक उस लड़की से वो फल लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस दौरान वो फल मिस्टर लिंक के हाथ से गिरकर टूट जाता है, जिसे वो लड़की देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद धुआं नजर आता है और मिस्टर लिंक की पिटाई होने की आवाज़ आने लगती है। धुआं ख़त्म होने के बाद हम मिस्टर लिंक को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं। वो लड़की मिस्टर लिंक से कहती है, क्योंकि तुम्हारी उम्र 20 साल से ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के सीक्रेट बताती हूँ। और इसके साथ ही वो मिस्टर लिंक को एक मार्शल आर्ट की किताब पकड़ाती है जिस पर मार्शल आर्ट के सीक्रेट लिखे होते हैं। और फिर वो लड़की मार्शल आर्ट का डेमो दिखाने के लिए अपने पाम से एक दरख्त पर हमला करती है और वो दरख्त जड़ से टूटकर नीचे आ गिरता है, जिसे देखकर मिस्टर लिंक बहुत हैरान होता है। इसके साथ ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लिंक रात बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद जब रात को घर वापस जाता है तो उसकी बीवी मिस टैनर उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसे देखकर मिस्टर लिंक शर्मिंदा हो जाता है और देर पर आने से मौजरत करता है, जिस पर टैनर जवाब देती है कि कोई बात नहीं और अपने हाथ ऊपर करने को कहती है। और उसके साथ ही वो मिस्टर लिंक के कपड़ों का माप लेने लगती है, जबकि मिस्टर लिंक को लग रहा होता है कि मिस टैनर उसे गले लगाने लगी है, लेकिन जल्द ही उसकी यह गलतफहमी दूर हो जाती है। मिस्टर लिंक को मिस टैनर बताती है कि उनके फैमिली मेम्बर्स के कपड़े तैयार होने लगे हैं। मेरे पास तुम्हारे कपड़ों का माप नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़ों का माप ले रही हूँ। और साथ ही कहती है कि कल रात जो तुमने हरकत की है, आइंदा ऐसा दोबारा नहीं करना। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मजबूरन मुझे तुम्हें तलाक देनी होगी। इसके साथ ही वो मिस्टर लिंक को कुछ पैसे देती है ताकि वो कारोबार में लगा सके। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर जुहान अपने भाई के पास आता है। उसका भाई जो कि मछलियाँ पकड़ रहा होता है। मिस्टर जुहान ऊंची आवाज़ में अपने भाई को बुलाता है, जिस पर उसका भाई जवाब देता है कि आहिस्ता बोलो, तुमने मेरा शिकार गंवा दिया। मिस्टर जुहान कहता है कि क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे? आप देख रहे हैं कि किस तरह सू फैमिली दिन रात तरक्की कर रही है और इसके साथ साथ उनका ताल्लुक रॉयल फैमिली से भी जुड़ गया है। जिस पर मिस्टर जुहान का भाई कहता है कि मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र ना करो, इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और मैंने मिस्टर लिंक की शायरी भी सुनी है, वो यकीनन एक बहुत चालाक और समझदार आदमी है। उसकी बात सुनकर मिस्टर जुहान खामोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंक बाज़ार में से गुजर रहा होता है। वो वहाँ एक नीना नामी लड़की को ढूंढ रहा होता है कि उसे सामने से वो लड़की नज़र आती है। अभी वो उस लड़की के पास जाने ही लगता है कि उसे उस लड़की के पास मिस्टर जुहान नज़र आता है और वो मिस्टर जुहान उस लड़की से बदतमीज़ी करने लग जाता है। मिस नीना उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मिस्टर जुहान इस बदतमीज़ी से बाज नहीं आता और बदतमीज़ी करते करते वो मिस नीना को तवाइफ कहने लगता है, जिसे सुनकर नीना को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ज़ोर का थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन उससे पहले ही वो अपना हाथ रोक देती है
इसके बाद मिस्टर जोहान के कहने पर बाज़ार के और भी लोग नीना के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर लिंक सामने से आता है और लोगों से उनका अपना काम करने को कहता है। मिस्टर लिंक को देखकर सब लोग वहाँ से हट जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। उसके बाद मिस्टर लिंक मिस्टर जोहान से कहता है कि क्या तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम ऐसे बाजार में खड़े होकर औरतों को तंग करोगे। जिस पर जोहान उसे कहता है कि ये मेरा मसला है, तुम मेरे मामलात में टांग मत उड़ाओ। जिस पर मिस्टर लिंक उसे धमकाता है और मिस्टर जोहान डरकर हार मानते हुए वहाँ से चला जाता है और मिस्टर लिंक को कहता है कि मैं तुमसे इस हार का बदला ज़रूर लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिंक और वो लड़की नीना एक वीरान जगह से जा रहे होते हैं और साथ साथ बातें कर रहे होते हैं। मिस नीना मिस्टर लिंक को उसकी मदद करने पर शुक्रिया अदा करती है, जिस पर मिस्टर लिंक उसे इट्स ओके कहकर बात ख़त्म करता है। अचानक सामने मिस्टर लिंक की मार्शल आर्ट मास्टर आकर खड़ी होती है वो उसे बताती है कि तुम्हारी कपड़े की दुकान पर कोई मसला है। ये सुनकर मिस्टर लिंक अपनी दुकान की तरफ भागता है और वो देखता है कि दुकान के बाहर बहुत से लोग खड़े हैं। मिस्टर लिंक जोहान को आवाज़ें देते हुए दुकान के अंदर दाखिल होता है। उसे लगता है कि मिस्टर जोहान ने कोई काम किया है। अंदर जाकर वो देखता है तो एक छोटा सा कुत्ता उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और कुत्ते के पीछे उसकी मालिकन भी होती है और वो उसे बताती है कि वो उस प्रॉपर्टी डीलर की बीवी है जिससे उसने कम दामों में ज़मीन खरीदी होती है। मिस्टर लिंक को उस औरत की ये बात समझ नहीं आती। के बाद उस औरत के साथ वो प्रॉपर्टी डीलर भी आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टर लिंक फ़ौरन पहचान जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ मिस टैनर भी सामने आती है और वो आहिस्ता से उसे बताती है कि ये शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि इन्होंने हमारी दुकान का सारा कपड़ा ख़रीद लिया है और इसके साथ साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि वो हमारी ही दुकान से आइंदा भी कपड़ा ख़रीदेंगी। मिस्टर लिंक ये बात सुनते हुए उस डीलर और उसकी बीवी जिनका ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से होता है उनके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और उनसे अपने रवैये की माफ़ी मांगता है। इसके बाद मिस टैनर प्रॉपर्टी डीलर और उसकी बीवी को एक स्पेशल अपनी दुकान का कार्ड देती है और उसके साथ कहती है कि आप जब भी हमारी दुकान पर इस कार्ड के साथ आएंगी तो हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे और ये डिस्काउंट तकरीबन 10% तक होगा। उसके बाद वो डीलर और उसकी मिसेस वहाँ से चले जाते हैं। रात को घर आने के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिंक और उसकी बीवी मिस टैनर आपस में उस दिन की डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। मिस टैनर मिस्टर लिंक से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक डील के एजाज़ में एक ज़बरदस्त सी पार्टी अरेंज करनी चाहिए, जिस पर मिस्टर लिंक आमादगी का इजहार करता है। और फिर हम देखते हैं कि सीन सीधा पार्टी पर आता है। खूबसूरत लड़कियां नाच रही होती हैं और एक शानदार पार्टी मिस्टर लिंक और मिस टैनर की तरफ से अरेंज की होती है और उस पार्टी पर बहुत सी मशहूर शख्सियात आई होती हैं। पार्टी पर आने वाले मेहमानों में मिस्टर जोहान, वो प्रॉपर्टी डीलर और उसकी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली मिसेस भी मौजूद होते हैं। डीलर की बेटी मिस टैनर से सामने नाचने वाली लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर टैनर उसका नाम नीना बताती है और ये भी बताती है कि वो बाज़ार में एक छोटी सी दुकान चलाती है। इसके साथ ही मिस टैनर और मिस्टर लिंक उस प्रिंसेस को खाना पेश करते हैं। डीलर की बीवी बहुत शौक़ और इश्तियाक के साथ नाचने वाली लड़की के कपड़े देख रही होती है और दिल ही दिल में उसकी तारीफ़ कर रही होती है। ऐसा करते हुए मिस्टर जोहान देखकर बर्दाश्त नहीं करता और वो बताता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये वो लड़की है जिसका ताल्लुक़ एक तवाइफ ख़ानदान से है। ये बात सुनकर हर तरफ खामोशी छा जाती है। इसके साथ ही मिस्टर जोहान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शाही ख़ानदान के लिबास की मॉडलिंग एक तवाइफ ख़ानदान की लड़की कर रही हो, जिस पर प्रिंसेस को गुस्सा आने लगता है। उसके साथ ही मिस टैनर कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मज़ीद वो बताती है कि मिस नीना की माँ का ताल्लुक़ एक तवाइफ ख़ानदान से था, लेकिन मिस नीना उस ज़िंदगी को छोड़ चुकी है।
उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बाज़ार में एक छोटी सी दुकान चलाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करती है, और अगर मैं उसे एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहती हूँ तो इसमें क्या बुरा है। उसकी बात सुनकर प्रॉपर्टी डीलर मिस टैनर की तारीफ़ करने लगता है और उसको उसके इस काम पर शाबाशी देता है। उसे देखकर उसकी बीवी प्रिंसेस भी टैनर की इस बात से खुश होती है और वो मिस टैनर को कहती है कि तुमने मिस नीना के लिए बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है। अगर तुम इसके लिए एक बेहतर ज़िंदगी के लिए सोच रही हो तो ये तुम्हारी रहमदिली है। इसे देखकर मिस जोहान बहुत दिल बर्दाश्ता होता है और वो अपने आप को एक बार फिर हारता हुआ महसूस करता है। इसके बाद वो प्रिंसेस अपने शाही ख़ानदान के लिबासों की मॉडलिंग के लिए मिस नीना को सिलेक्ट कर लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि जैंगलिंग सिटी के साथ वाले शहर में सैलाब आया होता है और कुछ लोग सैलाब से बचकर जैंगलिंग सिटी में दाखिल होने के लिए खड़े होते हैं और वो वहाँ खड़े सिपाहियों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उन्हें अंदर आने दें, लेकिन लोगों का रवैया उन सैलाब ज़दगान लोगों के लिए बहुत बुरा होता है और वो उन्हें शहर में दाखिल होने से मना कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ मिस्टर लिंग आता है। वो देखता है कि उनके बच्चे इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लिहाजा उन्हें इस शहर के अंदर दाखिल होने दिया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। लेकिन शहर के दरवाजे पर मौजूद सिपाही बहुत बेरहम होते हैं और वो लोगों को ऐसा करने से मना कर देते हैं। मिस्टर लिंग को देखते ही फ़ौरन सिपाही रास्ता छोड़ते हैं और मिस्टर लिंग को अंदर आने को कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग शाही ख़ानदान के कुछ लोगों से मिलता है। वो लोग मिस्टर लिंग की बहुत खुशामद कर रहे होते हैं। ऐसा मिस्टर लिंग की शाही ख़ानदान से बिजनेस एग्रीमेंट की वजह से होता है। वो लोग मिस्टर लिंग से पूछते हैं कि मिस्टर लिंग बताएं हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, जिस पर मिस्टर लिंग उसे कहता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बाहर मौजूद लोगों की मदद कीजिए, मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर शाही ख़ानदान के सिपाही कहते हैं कि ये लोग तो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, हम इन सब की मदद कैसे कर सकते हैं। जिस पर मिस्टर लिंग गुस्से से चला जाता है और वो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग शहर के एक होटल नुमा जगह पर पहुंच जाता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। करीबी टेबल पर प्रॉपर्टी डीलर और एक मिनिस्टर जिसका नाम मिस्टर किन होता है बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर किन उस डीलर को मिस्टर लिंग के बारे में बताता है, जिसे सुनकर मिस्टर प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है और अपना चेहरा छुपाने लगता है। मिस्टर लिंग की नज़र मिस्टर किन पर पड़ती है और वो उठकर मिस्टर किन की टेबल पर जाकर बैठ जाता है और देखता है कि उसके साथ वो डीलर भी बैठा होता है। मिस्टर लिंग उस डीलर को कहता है कि मैं आपसे पहले ही मिलना चाह रहा था, जिस पर वो डीलर पूछता है कि ऐसी क्या बात है। इसके साथ साथ मिस्टर किन एक वेटर को बुलाता है और मिस्टर लिंग के लिए सूप लाने का कहता है। मिस्टर लिंग उस डीलर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि दूसरे शहर से आए हुए सैलाब ज़दगान लोगों की मदद के लिए आप मुझे ज़मीन दें। जिस पर वो डीलर कहता है कि इन सब पर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। मिस्टर लिंग कहता है कि हम सब मिलकर इन लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये लोग बेघर हो चुके हैं, सैलाब की वजह से इनका कारोबार ख़त्म हो चुका है, घर डूब चुके हैं, पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहा। हम इतने सारे लोगों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते, लिहाजा हमें कुछ करना होगा। मिस्टर किन भी लिंग की बातों से मुतासिर होता है और हाँ में हाँ मिलाता है। ये सब देखकर मिस्टर प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि ठीक है, कुछ करते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि मिस टैनर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए उनको बिस्तर भिजवा रही होती है और लोगों के लिए खाना तैयार कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर भी मिस्टर लिंग को जगह के बारे में बता रहा होता है और जगह दिखाता है कि यहाँ वो लोग रहेंगे। इसके साथ ही वो लोगों के कारोबार के लिए भी आइडियाज़ दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग अपने घर की तरफ जा रहा होता है और साथ दिल ही दिल में लोगों की मदद होने पर खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी बीवी मिस टैनर घर में बैठी हुई कढ़ाई कर रही होती है। कोई मिस्टर लिंग को पीछे से आवाज़ देता है।
मिस्टर लिंग। जैसे ही मिस्टर लिंग पलट कर देखता है तो उसके मुंह पर जोर से लकड़ी का वार होता है और उसके सामने अंधेरा छा जाता है। इसी दौरान पढ़ाई करती हुई मिस टैनर के हाथ पर जोर सुई लगती है, जिस पर उसके हाथ से खून निकलने लगता है। मिस टैनर ये देखकर कढ़ाई छोड़कर बाहर आ जाती है और इर्द गिर्द देखने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग को होश आता है। वो खुद को एक कश्ती में मौजूद पाता है। उसे महसूस होता है कि उसके हाथ और पांव बंधे हुए हैं। वो बहुत मुश्किल से उठकर कश्ती के सुराख से कश्ती के दूसरे हिस्से की तरफ देखता है। वहाँ उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं। मिस्टर लिंग समझ जाता है कि ये सारी प्लानिंग उसे मारने के लिए है। मिस्टर लिंग अपने आप को बचाने के लिए इर्द गिर्द देखता है। उसे वहाँ एक छोटा सा पत्थर नज़र आता है, जिससे वो अपने हाथ की रस्सी काटने की कोशिश करता है, जिससे आवाज़ पैदा होती है। कश्ती के दूसरे हिस्से में मौजूद वो 2 लोग जिन्होंने लिंग को कैद किया होता है, उनमें से एक को शोर महसूस होता है। वो दूसरे को उससे उस बारे में पूछता है। दूसरा आदमी कहता है कि मुझे ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया, ये यकीनन तुम्हारा वहम है। और वो दोनों एहतियातन आकर लिंग की तरफ देखते हैं। मिस्टर लिंग उन्हें आता देखकर फौरन से प्रिटेंड करता है कि वो बेहोश है। मिस्टर लिंग को बेहोश देखकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। और इसके साथ ही एक आदमी अपनी तलवार तेज करने लगता है, जिससे शोर पैदा हो रहा होता है। उस शोर का फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर लिंग वहाँ मौजूद पत्थर से अपने हाथ की रस्सी काटने लगता है और अपने हाथ की रस्सी काटकर वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से भागने के लिए निकलता है कि उसके कान में अपनी बीवी का नाम सुनाई देता। वो दोनों आदमी उसकी बीवी को मारने की भी प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये सुनकर मिस्टर लिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो भागने का इरादा मुलतवी करके वापस पलटता है और एक ज़ोर की आवाज़ के साथ कश्ती की खिड़की को बंद करता है, जिसे सुनकर मिस्टर लिंग को कैद करने वाले दोनों सिपाही डर जाते हैं और चौंक कर मिस्टर लिंग की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर लिंग उन दोनों पर हमला करता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में जीत मिस्टर लिंग की होती है और वो दोनों आदमी जिन्होंने मिस्टर लिंग को कैद किया होता है मारे जाते हैं। इस दौरान बारिश होने लगती है। मिस्टर लिंग कश्ती से उतरकर एक जंगल में चलने लगता है। इस लड़ाई के दौरान एक तलवार मिस्टर लिंग के कंधे पे लग चुकी होती है। मिस्टर लिंग को महसूस होता है कि एक तीसरा शख्स भी वहाँ मौजूद है। गौर करने पर उसे पता चलता है कि वो तीसरा कोई और नहीं मिस्टर जोहान है। मिस्टर लिंग उसका पीछा करने लगता है। वो बार बार जख्मी हालत में अपने आप को तसल्ली देता है और ज़मीन से कुछ पत्ते उठाकर चबाता है ताकि कुछ कमज़ोरी ख़त्म हो सके। मिस्टर जोहान मिस्टर लिंग से डरकर भाग रहा होता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं एक ऑफिसर हूँ, मुझे मारने पर तुम पकड़े जाओगे। जिस पर मिस्टर लिंग उसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, जिस जगह पर तुमने मुझ पर हमला किया था वहाँ हज़ारों लोग देखने वाले थे, लेकिन जहाँ मैं तुम्हें मार रहा हूँ वहाँ तुम्हें देखने वाला कोई भी नहीं है। मिस्टर लिंग जख्मों की वजह से गिर जाता है। उसे गिरता देखकर मिस्टर जोहान अपने बचाव के लिए भागने लगता है। मिस्टर लिंग पीछे से तीर से हमला करता है और मिस्टर जोहान गिर जाता है। इसके साथ ही मिस्टर लिंग भी बेहोश हो जाता है। दूर खड़ी मिस्टर लिंग की मार्शल आर्ट मास्टर ये सब देख रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टैनर मिस्टर लिंग की गुमशुदगी पर परेशान हो रही होती है और बहुत बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही होती है। इतने में मिस्टर लिंग की मार्शल आर्ट मास्टर मिस्टर लिंग को लेकर आती है। मिस टैनर अपने शोहर के जिस्म पर लगे ज़ख्म देखकर बहुत परेशान होती है। उसकी पट्टी करती है और उसे सुला देती है। होश आने पर मिस्टर लिंग बिस्तर से उठने की कोशिश करता है तो उसका सारा जिस्म दुखने लगता है और वो दोबारा से लेट जाता है, जिस पर मिस टैनर उसे कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ कैसे ये सब हुआ, तुम कैसे इस तरह ज़ख्मी हुए। जिस पर मिस्टर लिंग उसे जवाब देता है कि फ़िक्र ना करो, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि अगला दिन होता है।
एक पुलिस ऑफिसर जंगल में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वहाँ उसे मिस्टर जोहान और 2 और आदमियों की लाशें मिली होती हैं और साथ ही अखबार में ये खबर चल रही होती है कि मिस्टर जोहान और उसके 2 साथियों का कत्ल हो गया। फिर हम देखते हैं कि मिस टैनर मिस्टर लिंग का बहुत अच्छे से देखभाल करती है और कुछ दिनों बाद मिस्टर लिंग बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिस्टर लिंग को सोता छोड़कर मिस टैनर दुकान पे चली जाती है और उस दिन मिस्टर लिंग उठकर अपनी मार्शल आर्ट वाली मास्टर के पास चला जाता है। वहाँ वो एक टूटी हुई दीवार पर चढ़ता है और नीचे उतरते वक्त गिर जाता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है कि तुम मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते, जिस पर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि मैं अभी भी जख्मी हूँ, ठीक तरह से सही नहीं हुआ। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि हाँ मैं जानती हूँ, अब मुझे बताओ कि ये सब कैसे हुआ। जिस पर मिस्टर लिंग उसे कहता है कि मिस शिफू, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं ज़िंदा बच जाऊँगा, और इसके साथ ही वो उसका शुक्रिया अदा करता है। जिस पर मिस शिफा उसे जवाब देती है कि मैं तो जस्ट वहाँ से गुजर रही थी, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुमने किसी को कत्ल ही कर दिया, और तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम पकड़े जाओगे। जिस पर मिस्टर लिंग कहता है कि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा थी, तमाम सबूत मिट चुके होंगे। उसके साथ ही मिस्टर लिंग को याद आता है कि उसकी कमान से निकला हुआ तीर मिस्टर जोहान के जिस्म में था, और वो कहता है कि वल्लाह अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा तीर एक बहुत बड़ा सबूत होगा। उसके बाद मिस शिफा मिस्टर लिंग से कहती है कि अब बताओ कि उस दिन क्या हुआ था, तुमने किस तरह उनको कत्ल किया था। जिस पर मिस्टर लिंग उस दिन होने वाले पूरे वाक़ये के बारे में बताता है। उसके बाद मिस शिफा उसे बताती है कि मिस्टर जोहान तुम्हारे तीर से नहीं मरा, बल्कि उसे किसी और ने मारा था। ये सुनकर मिस्टर लिंग बहुत हैरान होता है कि किसी और ने, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि वहाँ कोई और भी मौजूद था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर मिस टैनर के घर में मौजूद होता है और उस कत्ल के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, और वो पूछता है कि मिस्टर लिंग को चोट कहाँ से आई। इसके साथ ही वो कहता है कि जिस रात मिस्टर लिंग को ये सब चोटें आईं, उसी रात मिस्टर जोहान का कत्ल हुआ। जिस पर मिस टैनर कहती है कि आपको क्या लगता है कि मेरे शोहर ने मिस्टर जोहान को मारा है? आप मेरे शोहर को कातिल कह रहे हैं। जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि नहीं, कोई 2 आदमी थे जिनकी वजह से मिस्टर जोहान की मौत हुई है। तीर लगने के बाद किसी ने मिस्टर जोहान को सीने में कोई नोकीली चीज़ मारकर कत्ल किया है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द कातिल तक पहुंच जाऊंगा। मिस टैनर उस पुलिस ऑफिसर को एक सोने का सिक्का देती है। वो सिक्का देखकर वो पुलिस ऑफिसर खुश होता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट की मास्टर मिस शिफा और मिस्टर लिंग आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस शिफा मिस्टर लिंग से कहती है क्योंकि तुम्हारा कारोबार शाही ख़ानदान के साथ जुड़ गया है, इसलिए लोग हसद में आ गए हैं और लोग तुमसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये सब सुनकर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि एक दफ़ा मिस्टर जोहान के कत्ल का मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग एक बाज़ार से गुजर रहा होता है और उसकी बीवी टैनर छुपकर उसका पीछा कर रही होती है। चलते चलते मिस्टर लिंग एक ऐसी जगह पर दाखिल होता है जहाँ पर तवाइफें नाच रही होती हैं। मिस्टर लिंग उस जगह को देखते हुए सोचता है कि ये तो मेरी इज्जत को खाक में मिलाने वाले हैं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अंदर दाखिल होते ही लड़कियां मिस्टर लिंग को लुभाने लगती हैं। मिस्टर लिंग उनसे बचता हुआ सीढ़ियों की तरफ चल देता है और ऊपर एक कमरे में उसे वो शख्स दिखाई देता है जिससे कहानी के शुरू में मिस शिफा ने लड़ाई की होती है। वो अपने एक दोस्त को बता रहा होता है कि किस तरह उसने मिस्टर जी शान को मारा था। ये सब मिस्टर लिंग सुन रहा होता है और अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। अचानक पीछे से एक लड़की आती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि मैं तो सिर्फ ड्रिंक सर्व करने के लिए आया था। वो लड़की मिस्टर लिंग को लेकर कमरे में दाखिल होती है जहाँ वो दोनों आदमी किलर और उसका साथी मिस्टर लिंग को देखकर हैरान होते हैं
किलर मिस्टर लिंग को पहचान नहीं पाता, जबकि दूसरा शख्स उसे पहचान लेता है। उसे पकड़ने के लिए तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। मिस्टर लिंग बड़ी महारत से उनसे बचते हुए वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि मिस टैनर और मिस्टर लिंग एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। मिस टैनर बहुत गुस्से में होती है। वो अपने शोहर से कहती है कि आज तुम बहुत शायराना मूड में लग रहे हो। एक्चुअली वो अपने शोहर के वाइट हॉर्स क्लब में जाने की वजह से गुस्सा होती है, जिस पर मिस्टर लिंग उसे जवाब देता है कि क्या मैं अपना चेहरा पहले धो सकता हूँ। जिस पर बात बदलते हुए मिस टैनर कहती है कि क्या तुम जानते हो कि आज पुलिस कमिश्नर हमारे घर आया था और उसे शक है कि मिस्टर सुहान का कत्ल तुमने किया है, और क्या तुम जानते हो कि मैंने कितनी मुश्किल से उसे वापस भेजा है। मिस्टर लिंग कहता है कि मैंने मिस्टर सुहान को नहीं मारा और ना ही मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर किलॉन ने उसे मारा है। ये वो दो शख्स हैं जिन पर मिस्टर लिंग को शक होता है कि उन्होंने मिस्टर सुहान को मारा है। मज़ीद वो कहता है कि कोई तीसरा है जो मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर ये सब कर रहा है। उसकी बात सुनकर मिस टैनर उसे कहती है कि तुम वो स्कॉलर हो जिसका टैलेंट शायद कहीं गुम गया है। अपनी बीवी की बात सुनकर मिस्टर लिंग उसे कहता है कि टैनर, मैं तुमसे अब मज़ीद झूठ नहीं बोल सकता। ये वक्त शायद तुम्हें सच बताने का है। मैं तुम्हें अपनी एक हकीकत बताना चाहता हूँ। इसके बाद मिस्टर लिंग अपनी बीवी को कत्ल की होने वाली रात के सारे वाक़ये के बारे में बताता है। मिस्टर लिंग की बात सुनकर उसकी बीवी टैनर बड़ी हैरत से पूछती है कि क्या ये कत्ल सच में तुमने किया है। जिस पर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि हाँ, वो बेरहम कातिल मैं ही था। उस रात बहुत बेदर्दी के साथ मैंने एक शख्स की जान ले ली। एक दफ़ा मेरा काम हो जाए फिर मुझे कोई भी पहचान नहीं सकेगा। इसके साथ ही मिस्टर लिंग सोचता है कि अगर मैंने अपनी बीवी को अपनी हकीकत के बारे में बताया और उसे बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो वो कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। इस पर मिस टैनर उसे कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मिस्टर लू के लिए काम कर रहे, मिस्टर सॉन्ग की करप्शन साबित करने के लिए। जिस पर मिस्टर लिंग उसे कहता है कि हाँ, ऐसा ही है, और वाइट हॉर्स क्लब भी मैं इसी मकसद के लिए गया था ताकि कुछ मालूमात इकट्ठी हो सके, लेकिन शायद मैं इसमें ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। जिस पर मिस टैनर उसे कहती है कि इसीलिए तुम सू फैमिली का दामाद बनना चाह रहे थे, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तब मिस्टर लिंग को लगता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और वो अपनी सफाई देने लगता है। और मिस टैनर को कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरा पास्ट कारोबार का 3 साल तजुर्बा है, इसलिए मैंने घर दामाद बनने को तरजीह दी कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे कारोबार में हेल्प करूँगा। मज़ीद मिस्टर लिंग उसे कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें एक बार फिर से परेशान कर दिया। जिस पर उसकी बीवी उसे जवाब देती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया है सू फैमिली की भलाई के लिए किया है। फिर वो उसके चेहरे पर लगी हुई मिट्टी को देखकर हंसते हुए कहती है कि जाओ, पहले अपना चेहरा धो लो। उसकी बात सुनकर मिस्टर लिंग वहाँ से चला जाता है। देखते हैं कि मिस टैनर अपने बाजू पर एक खूबसूरत पीले रंग का कपड़ा ले खड़ी होती है और वो उसको बड़े इश्तियाक से देख रही होती है। इतने में वहाँ कमरे में मिस्टर लिंग दाखिल होता है और वो अपनी बीवी से पूछता है कि ये क्या है। जिस पर उसकी बीवी उसे जवाब देती है कि ये खूबसूरत पीला कपड़ा शहजादी के लिए है, ये उसकी पसंद के ऐन मुताबिक तैयार किया गया है और उसे मैंने एक ख़ास तरीके से रंग किया है। जिस पर मिस्टर लिंग उसे जवाब देता है कि ये तुम्हारा एक ख़ानदानी बिजनेस का राज था, ये तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। जिस पर मिस टैनर उसे जवाब देती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे ख़ानदान की भलाई के लिए कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ छुपाना चाहिए। मज़ीद वो बताती है कि मिस्टर वू किलॉन सू फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जियांगलिंग सिटी का 80% सिल्क शेयर वू फैमिली की तरफ से है, और हमारे पास जो जदीद कपड़ों को डाई का मेथड है वो वू किलॉन की फैमिली के पास नहीं है। इसलिए अगर मिस्टर वू रॉयल सप्लाई के लिए सिलेक्ट भी होता है तो वो हमें कारोबार में हरा नहीं सकता। इसके बावजूद मिस्टर वू किलॉन हमेशा सू फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है और वो चाहता है कि वो मार्केट में अकेला ही खिलाड़ी बाकी रहे। तो मिस्टर लिंग को कहती है कि अपने पुराने कारोबारी तजर्बे को देखकर बताओ कि ये पीला कपड़ा कैसा लग रहा है। उसकी बात सुनकर मिस्टर लिंग हाथ से दिल का इशारा बनाता है, यानी उसे बहुत पसंद आया। फिर हम देखते हैं कि कोई शख्स मिस टैनर और मिस्टर लिंग के घर की छत पर कूदता है। मिस्टर लिंग घर के लॉन में वॉक कर रहा होता है। आहट पाने पर वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता और वो उसे अपना वहम समझने लगता है। देखते हैं कि मंजर बदलता है। जू क्लॉथ शॉप का हेड मैनेजर
लोगों को दुकान पर आने पर खुशामदीद कर रहा होता है। इतने में उसके पास एक शख्स आकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मिस्टर जी, सू क्लॉथ हाउस का हेड मैनेजर, कुछ देर के लिए बाहर आ जाता है और उस शख्स से मामले के बारे में पूछता है, जिस पर वो शख्स उससे पूछता है कि क्या बॉस जानते हैं कि हमारे कारीगर एक ख़ास तरह का कपड़ा बनाने में नाअहल हैं। वो सिर्फ एक सादा सा कपड़ा ही बना सकते हैं। जिस पर मिस्टर जी उसे कहता है कि इस दुकान का हेड मैनेजर मैं हूँ, बॉस को इस झमेले के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसे हैंडल कर लूँगा। मज़ीद वो शख्स कहता है कि मुझे डर है कि अगर यही सब कुछ रहा तो हमारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। जिस पर मिस्टर जू उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अगर कारीगर काम ठीक नहीं करेंगे तो हम उनको पे नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि मिस टैनर और मिस्टर लिंग दुकान के रास्ते की तरफ चल रहे होते हैं और साथ साथ मिस्टर लिंग अपनी बीवी को उस दिन होने वाले वाइट हॉर्स क्लब वाले वाक़े के बारे में बता रहा होता है कि वो किस तरह मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर किलॉन की छुपकर बातें सुन रहा था और कैसे वो उसे मारने के लिए भागे और उनसे बचकर उसने मिर्चें उसकी आंखों में डाल दी। चलते चलते वो दुकान के करीब पहुंच जाते हैं और वहीं मिस्टर सू, मिस टैनर की दुकान का हेड मैनेजर, टैनर के आगे ताज़ीम से झुकता है और उसे कहता है कि मैडम, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर मिस टैनर अपने शौहर से माजरत करते हुए मिस्टर सू के साथ दुकान के अंदर चली जाती है। मंजर बदलता है। मिस्टर लिंग अपनी मार्शल आर्ट मास्टर मिस शिफा के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है। मिस शिफा उससे पूछ रही होती है कि बताओ फिर उस दिन तुम वाइट हॉर्स क्लब क्या लेने गए थे, कुछ पता चला तुम्हें? जिस पर मिस्टर लिंग उसे बताता है कि मिस्टर वू किलॉन और मिस्टर सॉन्ग कातिल नहीं हैं। ये सुनकर मिस शिफा हैरान रह जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी फाइंडिंग्स गलत नहीं हो सकती। मिस्टर लिंग मजीद उसे बताता है कि कोई तीसरा है जो इन सब के पीछे है। फिर वो मिस शिफा को वो तमाम बातें बताता है जो उसने उस दिन वाइट हॉर्स क्लब में छुपकर मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर जियान से सुनी होती हैं। मजीद वो ये भी कहता है कि कोई ऐसा शख्स है जो सू फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है और मिस टैनर को भी जान का खतरा है। जिस पर मिस शिफा उसे कहती है कि क्या ये बात तुम्हारी बीवी जानती है? जिस पर मिस्टर लिंग इनकार में सर हिलाता है। तभी हम देखते हैं कि 2 खूबसूरत लड़कियां मिस शिफा और मिस्टर लिंग के लिए खाना लेकर आती हैं। बातों बातों में वो उन्हें बताती हैं कि वो सू फैमिली के कारोबारी शेयर होल्डर्स हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर लिंग सोचता है कि एक बात मुझे क्लिक कर रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जहाँ तक मैं सू फैमिली को जानता हूँ उनका कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, वो इस बेस पर काम नहीं करते, उनके मुलाजमीन की तो फिक्स सैलरी है। ये सुनकर मिस शिफा मिस्टर लिंग से कहती है कि यानी तुम्हारा मतलब है कि इस करप्शन के पीछे कोई ना कोई मैनेजर है। उसके बाद मिस शिफा मिस्टर लिंग को एक पैसों वाली पोटली दिखाती है, जिसे देखकर मिस्टर लिंग पूछता है कि तुमने ये कहाँ से ली, क्या तुमने इसे चुराया है? मिस शिफा कहती है नहीं, मैंने इसे नहीं चुराया। फिर एक दिन पहले होने वाले वाक़े के बारे में बताती है कि किस तरह उसने एक शख्स से लड़ते हुए उससे ये पैसे छीने थे और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो शख्स मिस शिफा को मशकूक लग रहा था और वो पैसे चोरी के लग रहे थे। इस दौरान वो शख्स मुंह पर पंच लगने की वजह से जख्मी हो गया था और आखिरकार हार मानते हुए उसने ये पैसों वाली पोटली मिस शिफा को दे दी थी। जीत उसे बताती है कि वो लड़ाई करने वाला शख्स और कोई नहीं मिस टैनर का हेड मैनेजर है और हो सकता है कि ये पैसे मिस टैनर ने उसे खुद ही दिए हों, क्योंकि वो मिस टैनर के हर वक्त आसपास रहता है, तो हो सकता है कि वो तुम्हारी बीवी को अच्छा लगता हो। शिफा की बात सुनकर मिस्टर लिंग ख्याली तौर पर मिस्टर जी और मिस टैनर को फ्लर्ट करते हुए देखने लगता है। इसके साथ ही वो मिस शिफा की बात को झुटलाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ साथ काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सी मिस टैनर के सामने झुककर माफ़ी मांग रहा होता है और उसे बताता है कि कपड़े की एक ख़ास किस्म की प्रोडक्शन नहीं हो सकी। इस बात का जिम्मेदार खुद को ठहराता है। वो इसकी वजह काम की सख्त रूटीन को बताता है। मिस्टर सी की बात सुनकर मिस टैनर कहती है कि कोई बात नहीं, हम मजदूरों को उनके एग्रीमेंट के मुताबिक पे करेंगे। जिस पर मिस्टर जी कहता है कि मैं मजदूरों को पे अपने पास से करना चाहता हूँ। जिस पर मिस टैनर कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और साथ ही मिस्टर जी के चेहरे पर लगने वाले जख्मों के बारे में पूछती है। जिस पर वो उसे बताता है कि मैं एक्सीडेंटली तौर पर कहीं से गिर गया था और ये चोटें लग गई थी। हम देखते हैं कि रात का मंजर है। मिस्टर जी मुश्किल से हाथ में लाइट पकड़कर जा रहा होता है। जख्मों की वजह से उससे चलना मुश्किल हो रहा होता है। मिस्टर लिंग और मिस टैनर की मेट छुपकर उसका पीछा कर रहे होते हैं। मिस्टर लिंग बोलता है, टैनर ने मिस्टर जी को कैसे माफ़ कर दिया?
उसकी गलती माफ़ी के काबिल नहीं थी। जिस पर मिस टैनर की मेड कहती है कि मेरी मैडम ऐसी ही हैं, वो ऐसे ही लोगों को उनकी बड़ी बड़ी गलतियों पर माफ़ कर देती हैं, वो बहुत ही रहमदिल हैं। ये तो मेड मिस्टर लिंग को बताती है कि मिस्टर जी 6 साल से मिस टैनर के साथ काम कर रहा है और किस तरह उसने कारोबारी उतार चढ़ाव मिस टैनर को सिखाए हैं। उसने कभी भी मिस टैनर को डिसअपॉइंट नहीं किया, वो अब भी उसे धोखा नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं कि मिस टैनर मिस्टर जी को खांसने पर कहती है कि मेरा ख्याल है तुम्हें आराम करना चाहिए, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते दुकान पर मत आओ। ये सब बातें मिस्टर लिंग और उनकी मेड छुपकर सुन रहे होते हैं। मिस्टर जी को वहाँ जाता देखकर मिस्टर लिंग उसका पीछा करता है। बाहर आने पर मिस्टर लिंग को मिस्टर जी नज़र नहीं आता, जिस पर वो मेड से कहता है कि मिस्टर जी जख्मों की वजह से इतना तेज़ नहीं चल सकता, वो यहीं कहीं है। जिस पर वो मेड मिस्टर लिंग से कहती है कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, ये सब तुम इसीलिए कह रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जी चुप कर ये सब देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जी चेहरे पर निकाब डाले एक शख्स के पास जाता है और उसे बातों ही बातों में बताता है कि उसने किस तरह मिस्टर जोहान का कत्ल किया था। इसकी वजह ये थी कि उस शख्स ने एक दफ़ा मिस टैनर को हाथ लगाने की जरूरत की थी। मजीद मिस्टर जी बताता है कि मिस टैनर ने एक लड़की को मेरे मार्शल आर्ट स्किल्स को चैलेंज करने के लिए भेजा था, जिस पर वो शख्स मिस्टर जी को कहता है कि इसका मतलब है कि मिस टैनर अब मजीद तुम पर भरोसा नहीं करती, इसलिए अब तुम्हें अपने मुस्तकबिल के लिए कोई और मंसूबा बनाना होगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर जी खामोश हो जाता है। मजीद वो शख्स जिसका नाम मिस्टर किलॉन होता है मिस्टर जी से कहता है कि अगर तुम भी सू फैमिली के कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो हम दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। मैं शुरू से ही तुम्हें एक बहुत ही काबिल इंसान समझता रहा हूँ। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और मिस्टर सॉन्ग कमरे में दाखिल होता है और आते ही वो मिस्टर किलॉन से कहता है कि अच्छा, तीसरा मोहरा ये वो शख्स था जिसके बारे में तुम व्हाइट हाउस क्लब में बता रहे थे। और उसके साथ ही कमरे में एक कहकहे की आवाज़ गूंजने लगती है। फिर मिस्टर किलॉन अपने दोस्त मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि मिस्टर जी ही वो शख्स है जिसको मिस टैनर ने सू फैमिली के दामाद के तौर पर पहले चुना था। किलॉन की बात सुनकर मिस्टर सॉन्ग एक बार फिर से ज़ोरदार कहका लगाते हुए मिस्टर जी से कहता है तो वो तुम हो जो पहले सू फैमिली के घर दामाद बनने जा रहे थे। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालकर मिस्टर जी की गर्दन पर रखता है, कहता है कि इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मिस्टर लिंग का सर यहाँ लाना होगा। जिस पर मिस्टर जी कहता है कि फ़िक्र ना करो, मैं बहुत खामोशी से मिस्टर लिंग को ख़त्म कर दूँगा। मज़ीद वो कहता है कि सबसे पहले मैं सू फैमिली के कारोबार को ख़त्म करूँगा। जब मिस टैनर के पास सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो जहनी तौर पर टूट जाएगी तो तब मैं उसकी मदद करूंगा। फिर मैं उसे जो कहूँगा वो वही करेगी। इसकी बात सुनकर मिस्टर किलॉन कहता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मैं तुम्हें अपनी वू फैमिली के कपड़ों के स्टोर्स का मैनेजर बना दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें मिस टैनर के पीछे काम करना होगा। मिस्टर जी मिस्टर किलॉन और मिस्टर सॉन्ग को ये भी बताता है कि किस तरह उसने छुपकर मिस्टर लिंग और मिस टैनर की बातें सुनी थी, जिसमें वो अपने शोहर को खूबसूरत पीले कपड़े के बारे में बता रही थी। उसकी बात सुनकर मिस्टर किलॉन मिस्टर जी से कहता है, मिस्टर जी मिस्टर सॉन्ग को मुखातिब करते हुए कहता है कि मुझे पता चला था कि किस तरह मिस्टर लिंग ने आपके किडनैपिंग वाले प्लान को बर्बाद कर दिया था और जिसमें आपके दो साथी और मिस्टर जोहान मारे गए थे। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग एक दफ़ा फिर से गुस्से में खोलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग, जो कि रॉयल फैमिली का सिपा सलार भी है, वो एक मैदान में खड़ा होता है। इसके इर्द गिर्द बहुत से सिपाही मौजूद होते हैं और वो गुस्से से कुछ बड़बड़ा रहा होता है। इतने में एक तरफ से एक शख्स मिस्टर लिंग को घसीटता हुआ लेकर आता है। उसे देखकर मिस्टर सॉन्ग मिस्टर लिंग से कहता है कि हाँ भाई, मैंने तुम्हें बहुत जगहों पर अपना पीछा करते हुए देखा है। जिस पर मिस्टर लिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग, मिस टैनर और उसकी मेड एक बाजार से गुजर रहे होते हैं और साथ साथ बातें कर रहे होते हैं। रास्ते में एक जगह मिस्टर लिंग के साथ दो अजीब शक्ल के लड़के आकर टकराते हैं। इसके साथ ही मिस्टर लिंग के करीब से एक बग्गी गुजरती है, जिस पर बैठा हुआ शख्स अजीब नजरों से मिस्टर लिंग को देख रहा होता है और फिर अचानक से बग्गी के पीछे से एक हाथ निकलता है और मिस्टर लिंग को बग्गी के अंदर खींच लेते हैं। मिस टैनर अपने पीछे मिस्टर लिंग को ना पाकर चारों ओर पुकारने लगती है। इतने में उसे मिस्टर लिंग की आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी आवाज़ के ताकुब में मिस टैनर बग्गी की तरफ देखती है तो उसे वहाँ मिस्टर लिंग की टांगें नजर आती हैं। बग्गी को देखते हुए मिस टैनर बग्गी के असल मालिक को पहचान जाती है। इतने में एक तरफ से एक शख्स मिस्टर लिंग को घसीटता हुआ मिस्टर किलॉन के सामने लेकर आता है।
मिस्टर किलॉन मिस्टर लिंक से पूछता है कि हाँ भाई बताओ, मैंने बहुत जगहों पर तुम्हें अपना पीछा करते हुए देखा है, तुम किसके कहने पर मेरी जासूसी कर रहे हो? जिस पर मिस्टर लिंक उसे जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, मैं आपकी जासूसी नहीं कर रहा। मिस्टर किलॉन उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक बग्गी मैदान में दाखिल होती है और वो आकर मिस्टर किलॉन के सामने रुक जाती है। इसमें से वो डीलर जो कि प्रिंसेस का शोहर होता है बाहर आता है। इसके साथ मिस्टर लिंक की बीवी मिस टैनर भी होती है। तो डीलर मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि तुमने यकीनन मिस्टर लिंक को सैलाब ज़दगान के फंड्स की इंक्वायरी के लिए बुलाया है। जिस पर मिस्टर सॉन्ग कुछ देर सोचते हुए इकरार में सर हिलाने लगता है और कहता है कि शाही खानदान को सिल्क की सप्लाई के काम करीब है, इसलिए मैं इससे पहले तमाम मामलात निपटाना चाहता हूँ। जिस पर वो डीलर कहता है कि तुम और मिस्टर लिंक मिलकर एक अच्छी टीम बनाओगे और साथ ही कहता है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस बार तुम्हें मिस्टर लिंक को छोड़ देना चाहिए? ये बात सुनकर मिस्टर सॉन्ग दिल ही दिल में इस डीलर को गाली देता है और मजबूरन उसे मिस्टर लिंक को छोड़ना पड़ता है। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर लिंक से मुखातिब होकर कहता है कि हो सकता है कि मुझे आपको दोबारा तकलीफ देनी पड़े। जिस पर मिस्टर लिंक जवाब देता है कि कोई बात नहीं, मैं हाजिर हूँ। हम देखते हैं कि मिस टैनर अपने शोहर की जान बचाने पर डीलर का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आपको नहीं लगता कि मिस्टर लिंक को मिस्टर सॉन्ग के साथ काम करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है? जिस पर वो डीलर मिस्टर लिंक से पूछता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे दोस्त? जिस पर मिस्टर लिंक जवाब देता है कि अगर आप किसी शख्स को शिकस्त देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके दिल को जानना होगा। इस बात पर वो डीलर सर हिलाने लगता है। मिस टैनर कहती है कि मिस्टर सॉन्ग चाहता है कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में हो, वो हमें भी अपने जाल में फंसाना चाहता है। जिस पर मिस्टर लिंक कहता है कि तुम तो बहुत अक्लमंद लड़की हो। फिर मिस्टर लिंक कहता है कि तुम तो बहुत अक्लमंद लड़की हो। उसकी बात पर मिस टैनर अपने शोहर को पूछती है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। उनकी बातें सुनकर वो डीलर कहता है कि मेरे दोस्त, घर दामाद होने की वजह से तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। के साथ ही मिस्टर लिंक की नज़र डीलर के पीछे खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स पर पड़ती है जिन्होंने मास्क पहना होता है। मिस्टर लिंक उस डीलर से पूछता है कि क्या तुम मुझे लेने इन बॉडीगार्ड्स के साथ आए हो और क्या ये बॉडीगार्ड्स मेरे लिए हैं? जिस पर वो डीलर कहता है कि इन दोनों को बस ये लगता है कि वो ये मास्क पहनकर फौज के सिपाही लगने लगेंगे। उसकी बात सुनकर मिस्टर लिंक कहता है कि फिर मुझे इन गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये मास्क चाहिए क्योंकि ये मास्क एक सिक्योरिटी इदारे की इलामत है। मुझे 100 मास्क की ज़रूरत होगी। डीलर पूछता है तुम्हें लगता है कि मैं होलसेलर हूँ या ऐसा कुछ भी? इसकी बात टोकते हुए मिस्टर लिंक कहता है कि हम सब तो एक ही साथ काम कर रहे हैं, मैं भी शहजादी की हिफाजत के लिए ही काम कर रहा हूँ। मुझे मास्क उधार दे दो, मैं जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगा। उसकी बात सुनकर डीलर ना चाहते हुए भी मास्क देने की हामी भर लेता है। फिर मिस टैनर अपने शोहर से कहती है कि हमें शहर के सबसे बड़े मार्शल आर्ट्स को ढूंढना होगा। जिसमें मिस्टर लिंक कहता है कि तुम यकीनन मेरा जहन पढ़ना जानती हो। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंक, मिस टैनर और उसकी मेट शिफा के घर के बाहर खड़े होते हैं। टूटी हुई दीवार को देखकर मिस टैनर अपने शोहर से पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि शिफा तुम्हें लास्ट टाइम यहीं मिली थी? जिस पर मिस्टर लिंक बताता है कि दाखिली दरवाज़ा एक बड़े पुराने दरख्त के गिरने की वजह से बंद है। आखिरी दफ़ा मैं इस टूटी हुई दीवार से ही अंदर गया था। फिर वो मिस टैनर से कहता है कि आओ मैं तुम्हें इस दीवार पर चढ़ने में मदद करूं। अभी वो ऐसा कर ही रहे होते हैं कि इतने में अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दरवाजे पर शिफा खड़ी होती है। वो कहती है कि अंदर आ जाओ, तुम्हारे आने की खबर सुनकर ही मैंने घर की सफाई की है। फिर वो मिस्टर लिंक से पूछती है कि अब बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? जिस पर मिस टैनर जवाब देती है कि तुम्हें बॉडीगार्ड का काम करना होगा। जिस पर मिस शिफा कहती है और मिस्टर लिंक की हिफाजत भी करनी होगी। मज़ीद वो कहती है कि तुम्हें डर है कि मैं मिस्टर सॉन्ग को कत्ल कर दूंगी। जिस पर मिस्टर लिंक उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती और साथ ही एक मास्क मिस शिफा की तरफ फेंकता है और बताता है कि इसके होते हुए कोई भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। उसकी बात सुनकर मिस शिफा कहती है कि बेशक मैं उसे नहीं मार सकती, लेकिन हम उसे मार सकते हैं। हम मिस्टर लिंक और मिस टैनर की आवाज़ एक साथ ही आती है। साथ ही एक एक करके मिस शिफा के दोस्त सामने आने लगते हैं। शिफा के साथ बाजार वाला वो बौना आदमी जिसने मिस्टर लिंक को मार्शल आर्ट सीखने के लिए मिस शिफा का पता बताया होता है, उसकी खूबसूरत बीवी और मज़ीद 4 लोग आकर खड़े हो जाते हैं और अपने अपने मार्शल आर्ट का मुजाहरा करने लगते हैं। इन सब को देखकर मिस टैनर कहती है
कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। हम सिर्फ मिस्टर लिंग की हिफाजत चाहते हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं चाहते। जिस पर मिस शिफा टोकते हुए कहती है कि बस वाहिद तरीका जो मिस्टर लिंग को बचाने के लिए है वो मिस्टर सोंग की मौत है। मिस टैनर की मेड उसे कान में कहती है कि मैडम, मुझे ये बहुत ही ताकतवर लोग लग रहे हैं। फिर मिस्टर लिंग बोलता है कि क्या जंग ही आखिरी रास्ता है, जिस पर मिस शिफा के सब साथी एक आवाज़ में बोलते हैं कि हम इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी जान तक दे देंगे। मिस्टर लिंग कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने मदद के लिए गलत लोगों का इंतखाब किया है। फिर वो इनसे पूछता है कि तुम सबको मिस्टर सोंग पे किस किस्म का गुस्सा है। इस पर मिस शिफा बताती है कि 20 साल पहले मिस्टर सोंग ने इसके गांव पर हमला किया होता है, जिसमें 266 लोग मारे गए थे। इस लड़ाई में मैंने अपने माँ बाप को भी खो दिया था। कई साल मैंने पहाड़ों में रहकर गुजारे, सिसक कर गुजारे, रो कर गुजारे, कभी भी दोबारा अपने गांव नहीं गई। फिर इस बोने शख्स की बीवी बोलती है कि हम सब ने ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सख्त दिन देखे हैं, हमने अपने घर हमेशा के लिए खो दिए। एक और साथी बोलता है भी मिस्टर सोंग को तरक्की का मौका मिलता है, वो दुश्मनों का बताकर बेगुनाह लोगों को कत्ल कर देता है और गांव वालों का माल जब्त कर लेता है। इसके साथ ही बोना आदमी भी बोलता है कि मेरी रात की तहकीक के मुताबिक 10 के करीब फौजी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जाएंगे, जो कि बेहतरीन वक्त है। पर मिस्टर लिंग कहता है कि ठीक है, कल मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिर हम देखते हैं अगले दिन रात का वक्त होता है। मिस्टर लिंग और मिस शिफा अपने साथियों के साथ मास्क पहने शहर के दरवाजे पर खड़े होते हैं कि मिस्टर सोंग के सिपाही इन्हें रोक देते हैं। फिर वहाँ मिस्टर सोंग आता है और इतनी रात को इनको यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर मिस्टर लिंग कहता है कि मैं सबसे पहले रिकॉर्ड देखूंगा, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो इंस्पेक्शन आराम से हो जाएगी। जिस पर मिस्टर सोंग कहता है कि बॉडीगार्ड के साथ सब काम करोगे, जिस पर मिस्टर लिंग जवाब देता है कि मैं अपने मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ, अपनी हिफाजत भी ज़रूरी है। जिस पर मिस्टर सोंग कहता है कि ऐसा करने से पहले इन सबको अपनी शनाख्त करवाना होगी। के साथ ही वो शिफा का मास्क उतारने के लिए हाथ बढ़ाता है। शिफा के सब दोस्त हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक से मिस्टर लिंग का हाथ मिस्टर सोंग की तरफ बढ़ता है और वो इसे कहता है कि ये मास्क बादशाह की सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से हैं, खासकर शाही लोगों के लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। मिस्टर सोंग फौरन अपना हाथ पीछे कर लेता है। फिर मिस्टर लिंग मिस्टर सोंग से एक खेल खेलने को कहता है, जिसे मिस्टर सोंग कबूल कर लेता है और वो मिस्टर लिंग से कहता है कि अगर मैं जीत गया तो इसके बदले में मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। फिर हम देखते हैं ढोल बज रहे होते हैं, दोनों टीम्स पूरे जोरों शोर से लड़ रही होती हैं। खेल शुरू हो जाता है। दोनों टीम्स एक बॉल के साथ खेल रहे होते हैं। खेल के साथ साथ मार्शल आर्ट का इस्तेमाल भी हो रहा होता है। बहुत देर तक ये खेल जारी रहता है। आखिर में ये खेल मिस्टर लिंग जीत जाता है, लेकिन उसके बावजूद मिस्टर सोंग मिस्टर लिंग को ललकारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आज ख़त्म कर दूंगा, जिसे देखकर मिस शिफा और उसके साथ मिस्टर लिंग की हिफाजत के लिए उसके आगे पीछे खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही मिस्टर सोंग के और भी बहुत से साथी मैदान में आ जाते हैं। फिर मिस्टर सोंग मिस्टर लिंग से कहता है कि ये सब डरपोक बॉडीगार्ड तुम्हारी गलती हैं या इनको तुम बादशाह की गलती कहोगे, बहरहाल जो भी है तुम तो मरने जा रहे हो। फिर हम देखते हैं कि शाही खानदान का एक वजीर हंसते हुए मैदान में दाखिल होता है और खेल की तारीफ करते हुए कहता है कि मिस्टर लिंग ने कल इसे बता दिया था कि वो आज रात मिस्टर सोंग के साथ कुजू खेल खेलने जा रहा है। हमने देखा है कि किस तरह मिस्टर लिंग ने मिस्टर सोंग को आज हरा दिया। वो एलानिया तौर पर मिस्टर सोंग की हार का बता रहा होता है। उसके साथ मिस्टर लिंग की बीवी मिस टैनर भी होती है। मजीद वो कहता है क्योंकि आप दोनों मिलकर मिस्टर गू की करप्शन के लिए काम कर रहे हैं और किस तरह आपने लूटा हुआ पैसा और जेवर पकड़ा है, वो सब सुबह एक्सपोज होने जा रहा है। लूटा हुआ पैसा हाथ से जाता देखकर मिस्टर सोंग गुस्से से खोलने लगता है, जिस पर मिस्टर लिंग मिस्टर सोंग को कहता है, मैं आपको किसी बेगुनाह को लूटने नहीं दूंगा और ना ही नाहक किसी को कत्ल करने दूंगा। जिस पर गुस्से से मिस्टर सोंग चिल्लाने लगता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आइंदा मुझे नज़र ना आना, और वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर लिंग अपनी बीवी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि शुक्र है तुम वक्त पर आ गई, वरना आज मैं जिंदा ना बच पाता। उसकी बात सुनकर मिस टैनर कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हारी जान बच गई है। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में मिस शिफा पूछती है कि तुमने ये सारा प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम मिस्टर सोंग से हार जाओगे। जिस पर मिस्टर लिंग कहता है मिस्टर सोंग के गुनाह इस कदर ज़्यादा हैं कि इससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है।
अपनी हिफाजत भी ज़रूरी थी। और अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि मैंने हमेशा एक बैकअप प्लान बनाया होता है। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि मिस शिफा उस डीलर जिसका नाम लॉर्ड कॉन्ग होता है उसके साथ बैठी होती है और रात वाले प्लान के फेल होने के बारे में बता रही होती है, जिस पर मिस्टर लॉर्ड कॉन्ग मिस्टर लिंग की तारीफ कर रहा होता है। इस दौरान एक और मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद होता है। वो बोलता है कि हमेशा अपनी काबिलियत को जांचो। मिस्टर लिंग चारा डालने में माहिर है। वो लालच में बाकी लोगों की शिनाख्त जानने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा। फिर लॉर्ड कॉन्ग मिस शिफा को कहता है कि अब से तुम्हें और तुम्हारे सातों दोस्तों को सू फैमिली के ज़्यादा करीब रहने की ज़रूरत है और मिस्टर लिंग की हिफाजत करो। फिर वो मिनिस्टर कहता है रॉयल सप्लाई की फाइनल सिलेक्शन करीब है। ये फाइनल लड़ाई है मिस्टर लिंग और मिस्टर सॉन्ग जैसे लोगों के दरमियान। देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग के पास एक शख्स आकर खड़ा होता है जिसे मिस्टर सॉन्ग ने किराए का कातिल ढूंढने का काम सौंपा होता है और उसके साथ मिस्टर वू किलॉन और मिस्टर सी खड़ा होता है। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर वू से कहता है कि जितने भी पैसे खर्च होते हैं खर्च करो, मुझे मिस्टर लिंग मरा हुआ चाहिए। इस पर मिस्टर वू किलॉन मिस्टर सॉन्ग को तसल्ली देता है कि जल्द ही उसका काम हो जाएगा। इसके साथ ही मिस्टर सी मिस्टर वू किलॉन और मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि आज रात मिस्टर लिंग मिस टैनर को लेकर शहर से बाहर जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि मिस टैनर और मिस्टर लिंग एक कश्ती पर सवार होकर नदी की सैर कर रहे होते हैं। दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर लिंग अपनी बीवी को बताता है कि वहाँ उसने करीब ही एक जगह खरीदी है, इस पर वो उसके लिए घर बनाना चाहता है। मिस टैनर को वो जगह बहुत पसंद आती है। कश्ती पर उनके साथ वो बोना आदमी भी होता है। नदी के किनारे पर एक पुल के करीब वो लोग रुक जाते हैं। इर्द गिर्द के इलाके की सैर करने लगते हैं। चलते चलते वो दोनों मिस्टर लिंग की खरीदी हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। मिस टैनर को वो जगह बहुत पसंद आती है। मिस्टर लिंग उसे बताता है कि उसने ख़ास तौर पर ये इस तर्ज से तामीर करवाई थी कि जब भी तुम्हारी तबीयत उदास हो तो तुम यहाँ आकर रिलैक्स कर सको। फिर मिस्टर लिंग अपनी बीवी से कहता है कि अगर तुम्हारा रोने को दिल चाह रहा है तो तुम रो सकती हो, क्योंकि यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मिस टैनर फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते मिस्टर लिंग के गले लग जाती। मिस्टर लिंग उसे कहता है कि जितना रो सकती हो आज रो लो, कल एक चमकदार दिन होगा। रोते रोते मिस टैनर मिस्टर लिंग को बताती है खूबसूरत चमकीला येलो कपड़े का रंग फेड हो चुका है। मेरी वजह से सू फैमिली का कारोबार तबाह हो जाएगा। 3 साल की मेहनत और मैंने सब खत्म कर दिया। मिस्टर लिंग मिस टैनर को रोते हुए देखकर उसे समझाता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे सामने एक लंबा रास्ता है, लेकिन तुम हमेशा मुझे अपने पीछे पाओगी। इसी दौरान एक शख्स तलवार लेकर मिस्टर लिंग और मिस टैनर पर हमला कर देता है, जिसे मिस्टर लिंग बड़ी महारत से रोक लेता है। वो शख्स बार बार अपनी तलवार से वार करता है। मिस्टर लिंग के पास उस वक्त कोई हथियार नहीं होता। वो अपनी लाइट से उस पर हमला करता है। साथ ही मिस्टर लिंग उस बौने आदमी को आवाज़ देता है। फिर उस नकाबपोश शख्स और बौने आदमी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान एक खंजर मिस टैनर के सीने पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसे देखकर मिस्टर लिंग चिल्लाने लगता है और उसे उठाकर भागता हुआ कश्ती की तरफ ले जाता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस टैनर एक बिस्तर पर पड़ी होती है। फिर वो आंखें खोलकर अपना हाथ मिस्टर लिंग की तरफ बढ़ाती है और उसे बताती है कि वो उसे ख्वाब में देख रही थी, जिस पर मिस्टर लिंग उसे जवाब देता है कि फिर तो यकीनन वो ख्वाब बहुत खूबसूरत होगा। मिस टैनर उसे बताती है कि उसने ख्वाब में एक अजीब सी जगह देखी जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं, बहुत चमकदार। तुम्हारा नाम लिंग नहीं इयन था और मेरा नाम भी सू टैनर नहीं था, रो था। मैंने ख्वाब में वही नज़म सुनी जो तुमसे मिलकर पहली दफ़ा मैंने सुनी थी। फिर मैंने देखा कि हमारी दोस्ती हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। रोशनियों का शहर था, शोर-ओ-गुल और खूबसूरती हर जगह थी। फिर अचानक से न जाने क्या होता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो जाते हो। सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तुम्हें छोड़कर मैं एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती हूँ। फिर रास्ते में एक बहुत बड़ी सी बस ज़ोर से मेरी गाड़ी के साथ टकराती है। मैं बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ तुम्हारे पास बिस्तर पर थी और तुम मेरे शौहर थे। मिस टैनर की बात सुनकर मिस्टर लिंग को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती है। उसे वो सब कुछ याद आता है
जिन हालात में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा होता है। मिस टैनर का ख्वाब सुनकर मिस्टर लिंग उसे कहता है कि जो तुमने ख्वाब में किया ऐसा दोबारा कभी मत करना, यानी मुझे कभी छोड़कर मत जाना। फिर उसे कहता है कि आज के बाद तुमने जो भी काम करना हो अपने कमरे में करना। आज से तुम हाँ कहोगी तो मैं हाँ कहूँगा, तुम ना कहोगी तो मैं ना कहूँगा, तुम्हारी हर बात सर आंखों पर है। फिर हम देखते हैं कि मंजर बदलता है और एक मिनिस्टर को कुछ लोग बताते हैं कि शाही खानदान को कपड़े की सप्लाई के लिए लोगों का सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद देखा जा सकता है तो लॉर्ड कॉन्ग और मिस्टर लिंग आपस में बात कर रहे होते हैं। जो लॉर्ड मिस्टर लिंग से कहता है कि मैं मिस्टर सॉन्ग से ये तवक्को नहीं करता था कि वो इतनी घटिया हरकत कर सकता है। फिर वो मिस्टर लिंग को एक तलवार देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी फैमिली की हिफाजत के लिए है। मिस्टर लिंग कहता है कि मैं सारा मामला हैंडल कर लूँगा, जिस पर मिस्टर लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से एक अच्छी खबर के मुंतज़िर हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वू केलॉन, मिस्टर सॉन्ग और कुछ वेल नोन लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो लोग मिस टैनर पर होने वाले हमले की मज़ाहमत कर रहे होते हैं। इस पर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि ये कोई पैसों का मामला लगता है। उसके बाद एक शख्स मिस्टर वू केलॉन से कहता है कि मैंने सुना है कि शाही सप्लाई का कंपटीशन वू फैमिली ने जीता है। जिस पर मिस्टर केलॉन कहता है कि जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इसके साथ ही कमरे में मिस्टर लिंग दाखिल होता है और वो उन सबको बताता है कि 10 दिन बाद होने वाले रॉयल फैमिली के साथ मिल्क की सप्लाई के कंपटीशन में वो हिस्सा लेगा। जिस पर मिस्टर सॉन्ग गुस्से से चिल्ला उठता है कि तुम घर दामाद, तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम तो सू फैमिली के कारोबार को बर्बाद कर दोगे। फिर मिस्टर लिंग उस दिन व्हाइट हॉर्स क्लब में होने वाली मिस्टर वू केलॉन और मिस्टर सॉन्ग की गुफ्तगू जो उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की होती है वो इन सबको सुनाता है। इसमें मिस्टर सॉन्ग वू फैमिली के कपड़ों को डाई करने के तरीकों को चुराने की बात कर रहा होता है। जिस पर मिस्टर वू केलॉन भी मिस्टर लिंग को टोकता है कि तुम ये खेल मत खेलो, लेकिन मिस्टर लिंग सबको बताता है कि ये वो सबूत हैं जो मैंने आज के दिन के लिए रखे हुए थे। इस पर मिस्टर सॉन्ग गुस्से से बोलता है कि जो जो शख्स तुम्हारी हिफाजत कर रहा है उन सबको जियांगलिंग सिटी को छोड़ना होगा। उसके बाद मिस्टर लिंग मिस्टर जी को वार्न करता है कि अगर सू फैमिली के कारोबार को ज़रा भी नुकसान पहुंचा, इसके कसूरवार तुम होगे। मिस्टर लिंग एक पेपर निकालकर उन लोगों में मौजूद अपने दादा ससुर को पकड़ाता है। इस पर वो कहते हैं दिन बाद होने वाले रॉयल सप्लायर की सिलेक्शन में हमारे खानदान की तरफ से मिस्टर लिंग शामिल होगा और ये फैसला टैनर का है और उसने यकीनन कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उसके बाद मिस्टर वू केलॉन मिस्टर लिंग के पास आता है और इससे कहता है कि अब से हम अपोनेंट्स हैं, यानी एक दूसरे के मुखालिफ हैं। 10 दिन बाद मिलते हैं। जिस पर मिस्टर लिंग उसे खुदा हाफिज कहता है। देखते हैं कि मिस टैनर अपने बिस्तर पर बैठी कुछ खा रही होती है कि इतने में उसके पास मिस्टर लिंग आकर बैठ जाता है। मिस टैनर उसे बताती है कि वो बहुत परेशान है। अगर रॉयल सप्लायर की सिलेक्शन में उनका नाम ना आया तो उनका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। इस पर मिस्टर लिंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे शादी करने के बाद तुम परेशानियों में घिर गई हो। लिंग मिस टैनर से कहता है कि यानी तुम्हें लगता है कि मैं हारने जा रहा हूँ, और दोनों ही कहका लगाने लगते हैं। लिंग अपनी बीवी को कहता है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं इस सारे मामले को देख लूँगा, मैं इस कारोबार को बहुत बेहतर और तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। रॉयल सप्लाई की सिलेक्शन करने ना जाता है। मिस्टर लिंग, मिस टैनर की मेड और मिस शिफा के साथी सब मिलकर सू क्लॉथिंग शॉप के कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। बाकी सप्लायर्स भी अपनी अपनी चीज़ों की नुमाइश कर रहे होते हैं। लोग सू फैमिली के कपड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि मिस शिफा मिस्टर लिंग के पास आती है और उसे मिस्टर जी की करप्शन के बारे में बताती है। इसे सुनकर मिस्टर लिंग कहता है कि अब हम उससे पीछा छुड़ा लेंगे। हम देखते हैं कि सू क्लॉथिंग स्टोर में मिस्टर लिंग एक येलो ब्राइट कलर की फ्रॉक की नुमाइश कर रहा होता है, जिसे मिस्टर सी भी देख रहा होता है। लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये मुकाबला हम ही जीतेंगे। जब ये बात मिस्टर वू केलॉन और मिस्टर सॉन्ग को पता चलती है तो वो गुस्से से मिस्टर सी को कहते हैं कि तुमने ये कपड़ा चुराया था, ये वापस मिस्टर लिंग के पास कैसे चला गया। हम देखते हैं कि मिस शिफा और मिस्टर लिंग आपस में बात कर रहे होते हैं और मिस्टर लिंग मिस शिफा से कहता है कि मैंने तो मिस्टर सी को इस कपड़े के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था, यानी वो बात जानता था कि मिस टैनर ने एक कपड़ा बनाया है। मिस शिफा और बाकी सब 3 दिन बाद होने वाले फैसले के बारे में बहुत मुतजस्सिस होते हैं। फिर फैसले की घड़ी आ जाती है। सब लोग अपने अपने कपड़ों के सैंपल लेकर जजेस के सामने पेश करते हैं।
दो लोगों के कपड़ों के रिजेक्शन के बाद तीसरा नंबर मिस्टर वू किलॉन की फैमिली का होता है। जब मिस्टर वू किलॉन अपना सैंपल दिखाता है तो ये वही कपड़ा होता है जो मिस्टर लिंग की बीवी मिस टैनर ने बनाया होता है और मिस्टर जी ने उसे चुराकर मिस्टर वू को दे दिया होता है। ये देखकर मिस्टर लिंग खामोश हो जाता है। मिस्टर वू का कपड़ा देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, वो बहुत खूबसूरत होता है। फिर सू फैमिली से मिस्टर लिंग को बुलाया जाता है, जिस पर मिस्टर लिंग इस कंपटीशन को क्विट करने का कह देता है, जिसे सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर लिंग उठकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वू किलॉन के पास एक शख्स आता है और वो उसे बताता है कि सू फैमिली के तमाम क्लॉथिंग स्टोर्स आर्जी तौर पर बंद किए हुए हैं। पर मिस्टर वू किलॉन जवाब देता है कि मुझे लगता है कि वो हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि शहर के एक बड़े आदमी के पास एक शख्स आता है। कुछ दिन पहले होने वाले रॉयल सप्लायर की सिलेक्शन के बारे में पूछता है, जिस पर वो मिनिस्टर दूसरे शख्स को एक किताब देता है और बताता है कि ये मिस्टर लिंग ने लिखी है। उस किताब को कारोबार बेहतर तरीके से चलाने के सब नुस्खे लिखे होते हैं। वो एक शानदार किताब होती है। किताब में उस पीले कपड़े के बारे में भी लिखा होता है जिसे वू फैमिली ने चुराकर कंपटीशन जीता था। मिनिस्टर दूसरे शख्स को बताता है कि जान लो, वो पीला कपड़ा सू फैमिली से बिलोंग करता है। फिर हम देखते हैं कि एक शख्स मिस्टर वू किलॉन के पास आता है और वो बहुत घबराया हुआ होता है। मिस्टर वू किलॉन से कहता है कि वू फैमिली कारोबार ख़त्म हो गया। 3 बॉक्सेस दिखाता है जिसमें 3 मुख्तलिफ कलर के कपड़े होते हैं। वू किलॉन को बताता है कि ये एक ही कपड़ा था, लेकिन इनका कलर फेड हो गया है। उसकी बात सुनकर मिस्टर वू किलॉन गुस्से से खोलने लगता है और उस आदमी को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो कहता है कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये डाई करने के फार्मूले पर डिपेंड करता है, शायद ये कपड़ा डाई नहीं ठीक हुआ। इस बात पर मिस्टर वू किलॉन कहता है कि ये मिस्टर लिंग का काम है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग, मिस टैनर और उसकी 2 फ्रेंड्स एक जगह बैठे होते हैं कि वहाँ मिस्टर किलॉन आता है और वो मिस्टर लिंग से कहता है कि मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। मिस्टर लिंग मिस्टर वू किलॉन को लेकर अंदर एक कमरे में चला जाता है। मिस्टर वू पहले इधर उधर की बातें करता है, फिर अचानक पॉइंट पे आते हुए कहता है कि ये सब तुमने किया है, तुम नहीं जानते कि मामला किस कदर संगीन है। मिस्टर लिंग मिस्टर वू से कपड़े के डाई के नुस्खे के बदले में आधी प्रॉपर्टी मांग लेता है। इस पर मिस्टर वू किलॉन इनकार कर देता है। मिस्टर लिंग मिस्टर वू को कुछ ऑफर्स करता है। मिस्टर वू को बताता है कि किस तरह मिस टैनर ने 3 साल इस नुस्खे को डेवलप करने पर लगाए हैं। नुस्खे के बदले में वो मिस्टर वू किलॉन से मिस्टर सोंग को एक्सपोज करने का कहता है। मिस्टर लिंग मिस्टर वू किलॉन से कहता है कि मैं तुम्हें शुरू से ही वार्न करता आया हूँ, ये खेल तुमने शुरू किया था, लेकिन इसे मैं ख़त्म करूँगा। तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें पीला कपड़ा चाहिए या मिस्टर सॉन्ग की दोस्ती। मिस्टर लिंग की बातें सुनकर मिस्टर वू किलॉन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अपनी इस मुलाकात के बारे में भी मिस्टर लिंग ने अपनी किताब में लिखा होता है, जिसे मिनिस्टर के पास बैठा हुआ शख्स पढ़ रहा होता है। इसके बाद वो मिस्टर लिंग की तारीफ करने लगता है कि वो वाकई एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर लिंग एक नज़्म सुना रहा होता है। करीब मिस टैनर, उनके दादा और उनकी मेड बैठी होती हैं। मिस्टर वू किलॉन और कुछ और लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं। नज़्म के ख़त्म होने पर मिस्टर लिंग मिस्टर वू से कहता है कि ये नज़्म तुम्हारे लिए थी। इसके साथ ही वो उसे समझाता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन तुमने मिस्टर सॉन्ग के साथ मिलकर जो हरकत की है, मुझे इस पर बहुत दुख है। इस पर मिस्टर वू किलॉन बहुत शर्मिंदा होता है और माजरत करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह मिस्टर जी बंधा होता है और उसके करीब मिस शिफा और उसके साथी मौजूद होते हैं। मिस्टर जी उनसे पूछता है कि तुम सब क्या चाहते हो। तभी मिस टैनर वहाँ आती है। मिस्टर जी टैनर को देखते हुए उसे कहता है कि टैनर, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर टैनर जवाब देती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। फिर वो मज़ीद कहती है कि मिस्टर जोहान को तुमने मारा, लेकिन तुमने मेरे शोहर को फंसा दिया। तुमने पीले कपड़े का फार्मूला चुराया और मिस्टर वू किलॉन को दे दिया। जिस पर मिस्टर जी कहता है कि टैनर, ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया। सू फैमिली की फाइनेंशियली हालत इस काबिल नहीं थी कि वो रॉयल फैमिली को अप्लाई करने के लिए कपड़ा तैयार कर सकती। उसकी बातें सुनकर करीब खड़ा वो बोना आदमी बोलता है कि मिस टैनर, मिस्टर जी ना सिर्फ आपको बेवकूफ़ समझता है, बल्कि उसे आपकी सलाहियतों पर भी शक है।
उसकी बात सुनकर मिस शिफा कहती है कि इस शख्स को यकीनन बहुत ज़्यादा मार पड़नी चाहिए। उसकी बात सुनकर मिस शिफा कहती है कि यकीनन इस शख्स को मार पड़नी चाहिए और सब मिलकर उसे मारने लगते हैं। इस दौरान मिस्टर जी बताता है कि मिस्टर सॉन्ग ने किस तरह लिंग को मारने के लिए कुछ लोगों को हायर किया था और इस दौरान मिस्टर जोहान का कत्ल हो गया। फिर वो मिस टैनर से कहता है कि टैनर, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। दुकान का चार्ट संभालने से पहले मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त थे। जिस पर टैनर कहती है कि मुझे टैनर मत बुलाओ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मिस्टर जी रोते हुए मिस टैनर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और फिर अचानक से उसकी आवाज़ आती है कि इन सब को ख़त्म कर दो और बहुत से आदमी मिस शिफा और उनके साथियों को घेर लेते हैं। हर तरफ से तलवारों की आवाज़ें आने लगती हैं। इस दौरान मिस शिफा और उसके साथी मिस टैनर को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। अचानक एक तरफ से घोड़े पर मिस्टर लिंग आता है। मिस टैनर को अपने साथ बिठाकर उस जगह से बाहर ले जाने ही वाला होता है कि उसके सामने मिस्टर जी आकर खड़ा हो जाता है। वो मिस्टर लिंग से कहता है कि मैं इस जगह को तुम्हारी कब्र बना दूंगा और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मिस्टर लिंग मिस्टर लॉर्ड कोंग का दिया हुआ हथियार निकालकर उससे मिस्टर जी पर हमला करता है, जिससे मिस्टर जी जख्मी हो जाता है। मिस टैनर उसे वहीं छोड़ने का कहती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मंजर बदलता है। फिर हम देखते हैं कि मिस टैनर और मिस्टर लिंग नए घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उनकी मेड भी उसके साथ होती है। फिर मंजर बदलता है। मिस टैनर और मिस्टर लिंग अपनी शादीशुदा जिंदगी का आगाज करते हैं। कुछ दिन बाद मिस टैनर शोहर के साथ नदी की सैर पर जाती है। बातें करते हुए मिस्टर लिंग का फ़ोन नदी में गिर जाता है, जिसे लेने के लिए वो नदी में कूद जाता है। फ़ोन के पीछे वो बहुत गहराई में उतरता चला जाता है। टैनर उसे पीछे से पुकार रही होती है। इस तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग की करप्शन साबित होने पर उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाती है। मंजर बदलता है। पानी की गहराई में मिस्टर लिंग को वो डॉक्टर नजर आता है जो उसकी मौत के करीब उसके पास खड़ा होता है। इसके साथ ही उसे वो शख्स भी नजर आता है जिसके जिस्म में उसकी रूह दाखिल हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की टेबल पर बैठी शीशे से बात कर रही होती है कि टैनर लिनान आ रही है और वो मिस्टर लिंग या मिस्टर यिन के साथ है। इस तरह इस कहानी का इख्तिताम इन दोनों के दोबारा मिलने पर होता है।